समय के अभाव है, इसलिए उनको जाना भी है। तो मैं इस कार्यक्रम का संचालन राजपुर से पधारे हमारे सचिन पटेल को देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। उसके बाद बड़वानी से हमारे युवा साथी जिनको गुमनाम आदिवासी के नाम से हम पहचानते हैं, अनिल सस्त्या जी से निवेदन करता हूं वे आए और मंच पे अपनी बात रखें। उसके बाद हमें सतीश दादा का उद्बोधन सुनना है। अनिल सस्त्या जी। उसके पहले हेलो दिनेश चौहान जी युवा साथी, उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वे आए और अपनी बात रखें। उसके बाद हमें सतीश दादा को सुनना है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे युवा साथी का स्वागत करें। भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती के अवसर पर पधारे आप सभी साथियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। गाड़ी घुमा जय भीम, जय जोहार। आवाज नहीं आ रही है। जय भीम, जय जोहार। साथियों, इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम बोलने का मौका मिला। कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आयोजन सभी का पहले तो दिल से धन्यवाद। अपनी बात को आगे रखने के लिए उसके पहले समाज में जन्मे महापुरुषों के छायाचित्रों पर नमन। यहां पर उपस्थित सभी समाज बंधु, बुद्धिजीवी, मार्गदर्शक लोगों को नमन। मैं इसके पश्चात अपनी बात शुरुआत करता हूं। देखा है कि हमारा समाज सदियों से नाचते आया है और शायद नाचने की ही आदत है। बाबा साहब ने बताया, वो इशारा नहीं समझ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बताया, वो इशारा नहीं समझ रहे हैं। हमें इन छायाचित्रों के साथ ही नहीं, इनके विचारों को अपने दिलो दिमाग में, अपने आचरण में ढालना होगा। अन्यथा मूर्तियां तो हमारे बाप दादाओं भी पूजते आए हैं, उन लोगों ने भी पूजा है। हम उस मूर्ति से मट्टा हटा के जहां रख रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इन महापुरुषों के विचार हमारे दिलो दिमाग, हमारे आचरण में लाना होगा। तभी हम यह कार्यक्रम करने के असली हकदार है, हम सफल हो पाएंगे। अन्यथा कार्यक्रम होते आए हैं, होते रहेंगे। हम जिए या मरे, आने वाली पीढ़ियां इसी तरह मक्खा टेकती रहेगी। अगर हकीकत में तुम्हें परिवर्तन करना है, अपने समाज को जिंदा रखना है, तो इन महापुरुषों के आचरण को, इनके बताए उसूलों को, इनके बताए रास्ते पर चलना होगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां युवा साथी के लिए। उसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक, मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन के प्रेरणा, हमारे मार्गदर्शक सम्मानित सतीश पेंडाम जी को, कि पता कम है और पड़ताल ज्यादा है। पता कम है, पड़ताल ज्यादा है और सवाल कम है, जवाब ज्यादा है। ये आदमी कम और बवाल ज्यादा। एक बार जोरदार दादा के लिए तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। जय बिरसा। ऐसा अलग अलग मत बैठो, तुम लोग नजदीक आओ, सब लोग नजदीक आओ। ऐसी गैप नहीं दिखना चाहिए। कोई उधर मत बैठो, चलो नजदीक आओ। तुम भी इधर आ जाओ, सब एक साथ बैठो। ऐसा कार्यक्रम थोड़ी होता है। चल आ जाओ, नजदीक आओ सब लोग। आ जाओ, इधर आ जाओ। भाइयों, आपके लिए, मेरे लिए और पूरे समाज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मालूम रहना चाहिए। केवल मैं ये संगठन का हूं, मैं फलाना संगठन का हूं, ये संगठन का अध्यक्ष हूं, ये सब मायना नहीं रखती। यहां दिमाग में क्या है, आपके विचारों में क्या है, ये बड़ी चीज है। इतनी बुरी परिस्थिति में हम लोग, इतने लोग जमा हो रहे हैं, किसी नेता के बगैर, किसी मंत्री के बगैर, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किए हैं, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, सब लोग उनके लिए तालियां बजाओ। वो पहले हकदार है इन सब चीजों के। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहेंगे या टंटा मामा के बारे में? ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोग्राम है, मैं उनको वहां पे भी जाना है, उनको भी समय देना है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे बात करके जाना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा। जब भगवान टंटे भिल को पकड़ा गया, धोखे से अपने लोगों ने गद्दारी की है, तब ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार था जो पूरे देश में जाता था। तब बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी, 14-15 वर्ष की होगी। वहां पे लिखा हुआ था, इंडियन रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। इसका मतलब होता है कि जो भारत का रॉबिन हुड है, उसको पकड़ा गया है। और ये अंग्रेज अफसर ने लिखा कि टंट्या भिल, जिसको भगवान की भांति लोग मानते हैं, भगवान से ज्यादा मानते हैं, उस टंट्या भिल को देखने के लिए करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। कि ये टंट्या भिल है कौन? नाम बहुत सुने थे लोगों ने, लेकिन ये भगवान टंट्या भिल है कौन? उनको देखने के लिए 5 लाख लोग जमा हो गए थे। अंग्रेजों को ले जाना नहीं जम रहा था उनको साथ में। और सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने नहीं पकड़ाए थे। अंग्रेजों के पास में जो मुखबिरी की गई थी, यहां के पंडों की गई थी, यहां के बनियाओं की गई थी, यहां के जमींदार और साहूकारों ने की थी। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई आदिवासियों की चल रही थी, वो साहूकारों के खिलाफ में थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ में थी, उच्च वर्णियों के खिलाफ में थी, और इनके साथ साथ अंग्रेजों के भी खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। और सच्चाई यह है कि यहां के जो लोग आज देश की बात कर रहे हैं, उस वक्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अकेला टंट्या मामा और हमारी कौम के जो लोग थे, वो खुलेआम अंग्रेजों के साथ में, उधर हथियार थे, इधर तीर धनुष से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग। बिरसा मुंडा ने वो पेपर कटिंग पढ़ी उम्र के 14 साल में, कि ऐसा भगवान जिसको लोगों ने पकड़ा है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आए हैं, ऐसा कोई भगवान भारत में नहीं है। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने तय किया कि जो काम भगवान टंट्या भिल ने अधूरा रखा है, उसको मैं पूरी जिंदगी भर पूरा करूंगा। ये टंट्या भिल का मकसद था, बिरसा मुंडा का मकसद। क्योंकि टंट्या मामा को पकड़ लिया गया था, उसको फांसी देने की तरफ ले जा रहे थे। बिरसा मुंडा के हाथ में कुछ नहीं, उम्र सिर्फ 14 साल। लेकिन टंट्या मामा की जब उसने पेपर में खबर पढ़ा, उस खबर से बिरसा मुंडा के दिलो दिमाग में एक बहुत बड़ी इच्छा जागृत हुई, प्रेरणा मिली कि जो काम अधूरा छोड़ के गया है भगवान ने,
वो काम मैं पूरा करूंगा। तो बिरसा मुंडा के पहले भगवान की उपाधि टंट्या मामा को मिली। टंट्या मामा बिरसा मुंडा का तीसरा गुरु है। टंट्या मामा को केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जानते हैं। टंट्या मामा से बाबूराव शर्मा के जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रपुर के, वो जुड़े हुए थे। शायद तुमको मालूम नहीं, हमारी मां बहनों को तब ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने के एवज में ये लोग हमसे टैक्स लेते थे। ये हमको क्रिमिनल टाइप बोलते थे। कोई भील को मार दिए तो किसी को सजा नहीं होती थी। ये कानून हमारे खिलाफ में था। हम लोगों को गुनहगार बोलते थे, डकैत बोलते थे। ऐसा कानून भारत में किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। ये इसलिए बना क्योंकि हम खुलेआम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने जल जमीन जंगल की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, वही आंदोलन टंट्या मामा का था। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कनेक्शन उनका क्या है। बिरसा मुंडा कौन है, टंट्या मामा कौन है। इस देश में इतने दिन 14 साल तक के हथियारबंद लड़ाई, यानी हथियारों से अंग्रेज भी लड़ रहे थे और हथियारों से टंट्या मामा भी उनके खिलाफ में लड़ रहे थे। 14 साल तक की ये लड़ाई लड़ना बोलने से मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 14 साल तक के टंट्या मामा लड़ते रहा और ये खबर पूरे देश नहीं तो विश्व में बहुत सारे देशों को पता चल गई। जो उस वक्त पेपर निकलता था ब्रिटिश टाइम्स, वो ब्रिटिश टाइम्स भारत के सभी राज्यों में जाता था और वो अखबार ब्रिटेन में भी छपता था। वहां के लोग, ब्रिटेन के लोग टंट्या मामा को बोलते थे ही इज जस्ट लाइक ए गॉड, ही इज ए रॉबिनहुड। भारत में किसी क्रांतिकारी को रॉबिनहुड नहीं बोले। रॉबिनहुड का मतलब होता है लोगों का देवता, मजबूरों का देवता, जिन पर अन्याय हुआ, गरीबों का देवता। ऐसा भारत में किसी क्रांतिकारी को नहीं बोला गया जो टंट्या मामा को बोला गया। साथियों, ये देश हमारा है। इस देश का पहला मालिक आदिवासी है। इस देश में जहां जहां आदिवासी है वहां पर उनकी जमीनें हैं और हमारा आदमी शुरू से अपने जल जमीन जंगल के लिए लड़ते रहा है। आपके पास जो भी जमीनें दिख रही ना, ये आज जितने आदिवासियों के पास में जमीनें हैं, ये टंट्या मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। अगर बिरसा मुंडा के समय 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए उसके आंदोलन में, जिसकी गिनती ही नहीं करी सरकार ने, कितने मरे ये रिकॉर्ड में आदिवासियों के बारे में लिखा नहीं जाता था क्योंकि हमको इन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब बोल दिए थे। हमको स्वतंत्र सेनानी नहीं बोलते थे, हमको गुनहगार जमात बोलते थे। नौकरियों का तुमको कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी शहर में जाके रहने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों को ये लोग शहर से भगाते थे। कोई आदिवासी अगर शहर में दिख गया, कोई भील आदिवासी शहर में दिख गया तो उसको मारने का ऑर्डर था। भील, बारेला, बरा, बिलाला, ये जितने लोग थे ये मरते थे उस वक्त। उनके मारने के बाद में कोई एफआईआर नहीं होती थी। ये हमारी एक कौम थी ऐसी। हमारे खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र चलता था इस देश में। ऐसा कानून किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। वो कानून के खिलाफ में टंट्या मामा ने लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ा। कोई मामूली बात नहीं थी। टंट्या मामा का नाम लेकर हम लोग उसको अगर अगरबत्ती लगा दिए, हार चढ़ा दिए, टंट्या मामा को समझना पड़ेगा कि टंट्या मामा कौन सी चीज है। हमारे समाज के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान से बड़े नाम है ये। भगवान से भी बड़ा व्यक्ति है टंट्या मामा। क्योंकि आज जो तुम्हारे पास नौकरी है, आपके पास जो जमीन है, बदन पे कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है, ये टंट्या मामा की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से। ये किसी शंकराचार्य ने आके नहीं दिया, किसी महाराज ने आके नहीं दिया, ये हमारे शहीदों ने दिए।
क्या गरज थी टंटा मामा को आपके लिए मरने के लिए? क्या रिश्ता था आपका? अरे टंटा मामा को तो ये लोग 3 जिले दे रहे थे, 3 जिलों की जमीन दे रहे थे। राजाओं का राजा रहता टंटा मामा कि भाई आप सरेंडर कर दो, लड़ाई बंद कर दो, आपको 3 जिले मुफ्त देते हैं हम। करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन आपको देते हैं। इनाम अलग चीज थी, लेकिन सेटलमेंट में जब बात किए थे, होलकर जो साम्राज्य था यहां पर, होलकर राज्य था, उनके मार्फत इन्होंने बात की थी। 3 जिले मिल रहे थे टंटा मामा को, नहीं लिया। मेरा समाज सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं ये जमीन के टुकड़ों को नहीं, मुझे 3 एकड़ जमीन नहीं, मेरे समाज के हर आदमी को 3 एकड़ जमीन मिल जाएगी, उसके जिंदा रहने का सोर्स बन जाएगा, उसकी जिंदा रहने का साधन बन जाएगा, तो मेरे को लगेगा कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया। आज तो सग्गा भाई सग्गे भाई को जमीन नहीं देता है। सग्गा भाई तुम्हारा, अगर वो अपनी जमीन में से जमीन देने की बात आई, घर में से घर देने की बात आई, तो पीछे हट जाता है। वो काम टंटे मामा ने किया। ये मामूली नाम नहीं है, ये हमारे समाज के लिए भगवान से बड़ा नाम है। उस वक्त हमारे को नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारे लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहिए करके खुद टंटा मामा ने बोला कि हमारे आदिवासियों को तुम पुलिस में भर्ती करो, आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करो, आदिवासी ही टंटा मामा को पकड़ सकते हैं। ऐसा अपने ही लोगों को टंटा मामा ने समझा के अंग्रेजों के पास में भेजा। पहले 50 आदिवासियों को पुलिस की नौकरी मिली, फिर 100 को, और उसके बाद 1000 लोगों को पुलिस की नौकरी मिली। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ आदिवासियों को नौकरी मिलने का, सरकारी नौकरी मिलने का। किसने किया ये? पहले तो नौकरी का भी साधन हमारे पास नहीं था। टंटा मामा की सोच देखो कैसी थी। खुद को पकड़ाने के लिए हम लोगों को ही, अपने लोगों को, मेरे समाज के लोगों को पुलिस में आप भर्ती करा दो, टंटा मामा मिल जाएगा, ऐसा करके अपने ही बंदों को सजाकर अंग्रेजों के पास में टंटा मामा ने भेजा था। यहां से अपने को नौकरी मिलना शुरू हुई। कुछ अधिकारियों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, मैं कलेक्टर बन गया हूं, मिनिस्टर बन गया हूं, तहसीलदार बन गया हूं, पुलिस वाला बन गया हूं। अबे बना किसकी वजह से? समाज की वजह से, टंटा मामा की वजह से। और उसी की सोच से बेईमानी, उसी से बेईमानी जिसने तेरे लिए, तेरे समाज के लिए अपनी जान दे दिया। टंटा मामा को पूछा गया था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है फांसी के पहले? उनको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो टंटा मामा की बहन थी, टंटा मामा के घर के लोग थे, लेकिन टंटा मामा ने उनको देखा नहीं और एक बात बोला, मेरे को आखिरी बार मेरे समाज के दर्शन करा दो, जो मेरे लिए आए, मेरे समाज के लोग, जिनके लिए मैं जिंदा था, जिनके लिए अभी मरने जा रहा हूं। कौन करता है ऐसा? कौन सोचता है ऐसी बात? यहां तो गांडुओं की फौज बन रही है। टंटा मामा की सोच पर काम करने वाले लोगों को समझ नहीं रहा है कि भैया टंटा मामा क्या है। अब जिसने अपने परिवार को देखा नहीं, केवल समाज को देखा, वो आदमी क्या होगा थोड़ा सोचो। उसने बिलाला नहीं बोला, उसने भील नहीं बोला, उसने बारेला नहीं बोला, उसने कोई दरबार नहीं बोला, उसने पूरा समाज बोला। मेरा समाज को देखना चाहता हूं। टंटा मामा की नजर में तो पूरे आदिवासी एक जैसे थे, क्योंकि वो एक ही वंश के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही संस्कृति के लोग हैं। टंटा मामा का कहना था कि संस्कृति एक है, वंश एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और अगर समाज एक है तो लड़ाई भी एक होना चाहिए। ये बात टंटा मामा की थी हमारे लोगों के लिए। जब हमारी पूरी जमीनें ये लोग अंगूठे से छीनते थे, आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे, किसी भी कागज पे उनका अंगूठा ले लेते थे। मुट्ठी भर नमक के लिए भी आदिवासियों की जमीन छीनी जाती थी उस वक्त।
एक बाल्टी पानी के लिए भी आदिवासियों की जमीन छीन लेते थे। इस लड़ाई को पूरा किया बिरसा मुंडा ने। 1 लाख लोग मारे गए, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर मजबूर हो गई आदिवासियों के लिए कानून बनाने। ब्रिटेन में एक कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। वो कानून में लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं लेगा, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं लेगी। अगर वो कानून नहीं रहता तो आपके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं रहता। आज आप जंगलों में रहते हैं जैसे अपने बाकी भाई लोग भी रह रहे हैं। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है, इसको जो आदमी भूल जाएगा वो समाज को समझ नहीं सकता। आज जो बैठे हैं ना आप, ऐसा पहले बैठ नहीं सकते थे। जैसे आदिवासी बैठा, पुलिस आती थी, आदिवासियों को उठा के लेके जाती थी, क्योंकि आपको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। किसी गांव में चोरी हुई तो ये लोग भील को पकड़ते थे, बिलाला को पकड़ते थे, बाराला को पकड़ते। कहीं कुछ दंगा हुआ, डकैती हुई तो ये लोग हमारे लोगों को पकड़ते थे। बिगर बोले छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में डाल देते थे, यानी पैदाइशी गुनाहगार हो गए थे हम, जिसको बॉर्न क्रिमिनल बोलते हैं। ये हमारे खिलाफ में हुआ है, किसी कौम के खिलाफ में नहीं हुआ है। इस देश में लड़ाई शुरू से आदिवासियों के खिलाफ में लड़ी गई। अब तो सरकार बोल रही है इस देश में आदिवासी रहता ही नहीं, देश में आदिवासी रहता ही नहीं, सरकार बोल रही है। ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको ये देश अपने नाम पे करना है। इस देश को ये लोग अपने मर्जी का, अपने धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपने धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यानी आदिवासी की बिगर देश, आदिवासी मुक्त भारत, यानी हिंदू भारत। ये बिगर आदिवासियों के, आदिवासी अगर रहेगा तब तक के 7/12 में इस देश के आदिवासियों का नाम रहेगा, लेकिन अगर आदिवासी खत्म हो जाएगा तभी ये देश दूसरे के नाम पे हो सकता है। इसलिए ये लोग जानबूझ के बोल रहे हैं कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता है। अभी सरकार का कार्यक्रम चल रहा है जनजाति गौरव, जनजाति गौरव। अबे आदिवासी गौरव क्यों नहीं? हमको ये वनवासी बोल रहे हैं, जनजाति बोल रहे हैं, कोई आदिम बोल रहा है, आदिवासी तो बोल। आदिवासी बोलेगा तो उसको मालूम है ये अपना अधिकार ठोक देगा। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री जब बोलेगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, और उसके सामने एक नंगा भूखा आदिवासी खड़े हो जाएगा और बोलेगा मैं इस देश का मालिक हूं, मेरा नाम आदिवासी है, तब समझ में आएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आप इस देश के मालिक बन जाते हो। आपको नागरिक बनाने की कोशिश चल रही है, आपको नागरिक बनाया जा रहा है। आप तो मालिक है, आपको जनजाति बोल के नागरिक बना रहे हैं, आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। आदिवासी बोलेंगे तो आप मालिक बन जाओगे देश के। ये आंदोलन टंट्या भील का और बिरसा मुंडा का था। लोग बोलते हैं बिरसा मुंडा को फांसी दे दिए, बिरसा मुंडा हमारे जेल में ही मर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो उनकी एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी, उस पे से ऐसा लग रहा था कि उनकी चमड़ी निकाली गई, उनको रात भर तकलीफ दी गई। एक आदमी को चींटी काटती है तो कितना दर्द लगता है, चींटी काटी तो कितना दर्द लगता है, लेकिन बिरसा मुंडा को तो रात भर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे और उसको बोल रहे थे कि लिख के दे दे तो इस देश का आदिवासी नहीं है। मर गया बिरसा मुंडा, लेकिन एक ही बात उनकी जुबान पे थी, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। कौन है ऐसे? ऐसे दिखते हैं क्या हमारे? ऐसे कोई है?
हमारे नेता तो बात भी नहीं करते, खुल के बोलते भी नहीं, भाई मेरे को आदिवासी बोल। वो तो फांसी के तख्ते पे बोल रहे थे कि हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। हमारे लोगों को कोई भी नाम से पुकारा जा रहा, हम चुपचाप है। अरे भाई, हमको आदिवासी बोलने से तुमको क्या तकलीफ है? क्यों आप लोग हमको आदिवासी नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि इनको मालूम है अगर इनको आदिवासी बोल दिए तो ये देश के मालिक बन जाएंगे, और अगर इनको आदिवासी बोल दिए तो जो इन्होंने 93 में, भारत सरकार ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो लिख के भेजा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और इतना ही नहीं, ये लिख के भी भेजा कि जो भील वंश के लोग हैं ये आर्यों की भाषा बोलते हैं, इसलिए ये भी आदिवासी नहीं है। भीलों को आदिवासी की लिस्ट से ही बाहर करने का षड्यंत्र चल रहा है। तुम आदिवासी हो करके आरक्षण है, तुम आदिवासी हो करके जमीन है, तुम आदिवासी हो करके पेट में रोटी है। जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आज समय आ गया है अपना सामाजिक कर्ज चुकाने का। अपने शहीदों ने हमारे लिए क्या किया वो दिमाग में लेकर आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो उस बात के लिए सामने आने का। कोई बचाएगा नहीं आपको, कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई पार्टी नहीं बचाएगी। बचाएगी तो हमारे शहीदों के विचार ही बचाएगी। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि जो आंदोलन अभी चल रहा है उस आंदोलन को समझने की कोशिश करो। उस आंदोलन की तरफ आराम से सोच समझ के देखिए कि हम चाहते क्या है, अपना आंदोलन किधर जाना चाहिए। आज हमारे सामने हमारी पहचान का सवाल खड़ा हो गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेंगी वो सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। हमारी जमीनें छीन रहे हैं लोग, हमारी पहचान छीन रहे हैं, हमारी रोटी छीन रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में चल रहा है। साथियों, ऐसे समय बाकी सब चीजों पे तो आप सोचते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़ाई के बारे में सोचना शुरू करो। अपनी सामाजिक एकता के बारे में सोचना शुरू करो, सामाजिक संगठन के बारे में सोचना शुरू करो। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख जाबाज युवा, 1 लाख जाबाज युवा आने वाले 26 जनवरी को, जिस दिन महामानव भगवान महाविद्रोही टंट्या भील का जन्मदिन रहता है, 1 लाख आदिवासी युवा पूरी परेड के साथ में वहां पर उनको सलामी देंगे। ये देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी है जिसको हमको बताना है। गांधी जी को ये लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं, ये तो देश का आजा है, देश का बाप है। इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी के रूप में टंट्या मामा को हमको पेश करना है। लेकिन जो क्रांतिकारी टंट्या मामा के वंश के लोग हैं, ये ऐसे आड़े तिरछे नहीं होना, ये केवल नाचने में ही गुम नहीं होना, ये सीधे भोले वाले नहीं होना, दिमाग से तैयार होना, सोच से तैयार होना। नहीं तो बोलेंगे यार ये तो टंट्या मामा की औलाद है, साले चिल्लर है। इनका दिमाग एक जगह आ जाना चाहिए, देश पूरा अपने तरफ देखना चाहिए। और टंट्या मामा का नाम केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर अलग विदेशों में भी जाना चाहिए। उसके लिए काम करो। हम टंट्या मामा के मिशन को चलाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन यानी टंट्या मामा का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, भीमा नायक का मिशन है। ये मिशन एक ही है भाई। ये जो चल रहा है बिरसा ब्रिगेड का काम और जो हमारे साथी लोग कर रहे हैं, हेलो, तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बहुत जल्दी इस पर एक मेंबरशिप का पूरे देश भर में चालू है। पूरे देश के 1 लाख कैडर टंट्या मामा को उसकी जयंती, जिस दिन भारत स्वाधीनता दिवस मनाता है उस दिन भारत का मूल निवासी अपने बाप की जयंती मनाएगा। उस दिन अपने तय करना है
कि भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस है, हमारे लिए भी स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता दिवस भारत का तभी होगा जब दिल्ली के लाल किले में टंटा मामा का पुतला लगना चाहिए। ये देश किसका है? कौन है इसका मालिक? ये किसके खून से बना हुआ देश है? इस देश में जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। हमारे कौम का बच्चा बच्चा स्वतंत्र सेनानी है। यहां तो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दिए लोगों ने, उन पे बात होती है, लेकिन आदिवासियों पे कोई बात नहीं करता। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आगे का कार्यक्रम आपका ऐसा जारी रखो। मैं एक दूसरे प्रोग्राम में जा रहा हूं। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा गंभीर हो जाओ, समझो कि क्या करना है अपने को, अपने साथ क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है। अगर अपन अभी चुपचाप रहे तो नक्शे से निकल जाएंगे भारत के। कोई तुमको पूछेगा नहीं, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम आदिवासी हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पूरी खत्म हो जाएगी। पहले मूल निवासी बोलते थे हमको, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अभी वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। सोचो, ताली बजाने की बात नहीं है। तुमको बोलना है कि हम वनवासी नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है। आपको बोलना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। ये सब चीजें आपको दिमाग में डालना है अपने बच्चों को। और ये केवल ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं चलेगा जो आयोजन करने वाले हैं। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप शिविरों का काम शुरू करो, प्रशिक्षण शिविर करो, लड़कों को तैयार करो, लड़कियों को तैयार करो, उनको ब्रेन से तैयार करो, दिमाग से तैयार होना चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला था, तुम आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब मत रहना, क्योंकि विचारों से जो गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। और गुलाम बन के मरना चाहते हो तो विचार से गरीब रहो। तुम्हारे पास कैसे कपड़े हैं, कितना पैसा है, ये कोई नहीं देखता। दिमाग कैसा है, विचार कैसे है, ताकत है क्या दिमाग में, ये बड़ी चीज है। तो उस दिमाग को तैयार करो, उस दिमाग के कारखाने की नींव रखो, ताकि अपने लोगों को कोई हंसे ना, अपने बच्चों को कोई फंसाए ना, हमारे साथ कोई गड़बड़ ना करे। हमारे समाज की कोई भी बच्ची हो, हमारे समाज का कोई भी लड़का हो, वो समाज का नेतृत्व कर सके। बिरसा मुंडा ने बोला था, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके ये मिशन चल रहा है। ये जो चालू है, आप लोग आज पूरे देश में देख रहे हो। मेरे को बहुत खुशी होती है बिरसा मुंडा जी का और टंटा भील का। हम लोग ये लगाते हैं स्टैचू या पुतला लगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये टंटा भील के पुतला या बिरसा मुंडा का पुतला केवल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में नहीं, अब नागालैंड में भी बैठने लग गया है, अरुणाचल प्रदेश में भी बैठेगा। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और अफ्रीका में भी टंटा मामा की बात होना शुरू हो जाएगी। पूरे विश्व के आदिवासी तुम्हारे साथ आ सकते हैं अगर तुम तरीके से रहो तो। हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमको चमकाते हैं लोग कि भैया आरएसएस बहुत बड़ा है, बजरंग दल बहुत बड़ा है। इस देश में आदिवासी से बड़ा कोई नहीं, आदिवासी से बड़ा इतिहास किसी का नहीं है। वो कौम है आदिवासी, भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। हमारी कौम लड़ने वाली कौम है, याद रखना। हमने कभी पीठ नहीं दिखाए दुश्मन को, मर गए लेकिन पीठ नहीं दिखाए। हमारे पे कर्ज है कि टंटा मामा के खून का कतरे कतरे का कर्ज है हमारे ऊपर, बिरसा मुंडा के खून के कतरे का कर्ज है हमारे ऊपर। उस चीज को समझो। ऐसा तो कोई भी जीता है आंडू गांडू जैसा, नपुंसक जैसे जीते हैं लोग। सवेरे जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खाना खाते हैं, किसी के साथ लेना देना नहीं, इतवार को मटन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नाचते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसको जिंदगी नहीं बोलते, इसको सामाजिक जीवन नहीं बोलते। सामाजिक जीवन उसको बोलते हैं कि दिमाग में भी, सोच में भी समाज रहे, काम में भी समाज रहे, जिए तो समाज के साथ और मरे तो समाज के साथ, उसको सामाजिक जीवन। ये बेवकूफ नहीं थे ये लोग,
जिनकी फोटो लगी है, ये मामूली लोग नहीं है, ये भगवान से बड़े लोग हैं, ये चिल्लर लोग नहीं है। टंटे मामा को आप लोग मामूली आदमी मत समझो, बहुत बड़ी ताकत है टंटे मामा। अगर टंटे मामा नहीं होता तो आप नक्शे में भी नहीं होते। ये तो बोल रहे हैं कि भील आदिवासी नहीं है, लेकिन इनकी औकात नहीं है ये बोलने की कि टंटे मामा आदिवासी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है। खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। अबे तो रहता कौन है? आदिवासी इस देश का मालिक था, है और रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखो। यही आंदोलन टंटा मामा का था, यही आंदोलन बिरसा मुंडा का था। 25 साल की उम्र में शहीद हुआ। अरे 25 साल की उम्र में तो मूंछ की कौम नहीं आती। वो 25 साल की उम्र में समाज के लिए शहीद हुआ, मामूली बात नहीं है। उसको याद कर रहे हैं हम। खुलेआम अपनी कौम के लिए, खुलेआम अपने कौम के लिए खड़े हो गए। वो फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। आप अपने घर जाइए और अपने भाई को बोलिए कि भैया तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा मेरे लिए। मैंने जो गुनाह किया हूं अपने हाथ पे ले ले, तू अपने ऊपर ले ले। ऐसा होता है क्या? तो ये चीज नहीं होती है। उसके बावजूद इन महामानवों ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने अधिकारों के लिए खुलेआम फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। जीसस क्राइस्ट को क्राइस्ट पे चढ़ाए, सूली पे चढ़ाए, उसको भगवान बोलते हैं। अरे आदिवासी कौम के लोग तो नीचे से ऊपर तक सब फांसी के ही तख्ते पे चढ़े। किसी को तोप में बांध के उड़ाया गया, किसी की खाल निकाली गई। ऐसा तो शुरू से आदिवासियों के साथ में होते रहा। एक बात ध्यान में रखो, हमारे लिए, हमारे शहीदों की विचारधारा ही हमारे लिए धर्म है। उनके विचारों पर चलना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वही विचार हमको जिंदा रख सकते हैं, जो विचारों ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। ये मामूली नाम नहीं है, भगवान से बड़ा नाम है। और टंटे मामा के विचारों को लेकर अगर आपको चलना है, बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर आपको चलना है, तो अपने सामाजिक संगठन को मजबूत बनाओ। समाज का संगठन इतना मजबूत रहना चाहिए कि समाज ने अगर उंगली कर दिया तो नेता उधर खड़े रहना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि सामाजिक ताकत के बाद ही राजनीतिक ताकत आती है। जिस समाज की सामाजिक ताकत नहीं होती उसकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती। अपनी सामाजिक ताकत को पहचानो। आप किसकी औलाद हो, किसका खून है आपकी रगों में, यह पहचानो। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब आदिवासियों के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यह बहुत खतरे की घंटी है कि सरकार बोलती है भारत में आदिवासी नहीं रहते। सरकार पूरे देश में जनजाति गौरव मना रहे हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पर। जनजाति, अबे आदिवासी लिखने से तुमको क्या प्रॉब्लम है? उसको बोलो ना, उसके नाम से पुकारो। ये जानबूझकर तुम्हारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ, क्योंकि ये बोल चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इस षड्यंत्र को पहचानो, इस बात को समझो। आने वाले समय आप लोगों के लिए, मेरे लिए यह बहुत बड़ा दिन है। हम लोग सब मिलकर आने वाले 26 तारीख को, 26 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी सैल्यूट ये टंटा भील को देना है। वो सम्मान उनको देना है। अपना सामाजिक कर्ज आपको चुकाना है। मैं जानता नहीं था कि कोई मिनिस्टर बीच में आए हैं।
बाला बच्चन साहब, तो उनका तालियों से स्वागत। मेरी मुलाकात नहीं हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, नेता अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। आप पहले सामाजिक ताकत को बनाओ। अपनी सामाजिक ताकत नहीं बनेगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। आदिवासी नेता को भी कोई नहीं पूछता ऊपर लेवल पर। हमारे 50 मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो नहीं पूछते ये, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी चलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 35% पॉपुलेशन आदिवासियों की है, 35%। और जिनकी पॉपुलेशन 4% है वो मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं। नेता हमारा होता है, चलती उनकी है। उनकी मर्जी से चलेगा क्या? इस परिस्थिति को अगर आपको बदलना है तो आदिवासी अपनी सामाजिक ताकत के भरोसे ही बदल सकता है। 35% आदिवासी एक साइड हो जाए और एक निर्णय ले ले तो कोई भी गवर्नमेंट गिर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट को आप लोग गिरा सकते हैं अगर आप सामाजिक रूप से निर्णय लेना सीख जाओ। एक आदमी नेता बनता है, लेकिन बाकी तो सब सामाजिक तरीके से खड़े रहो। आरएसएस देखती क्या, लेकिन राज तो वही कर रहे हैं। उन्हीं के उंगली के इशारे पे काम होता है। आदिवासियों की कौन सी आरएसएस है? थोड़ा ताली मत बजाओ। कौन सी आरएसएस है? कौन पूछ रहा है तुमको? कौन बचाएगा तुमको? अरे गाय का मटन मिल गया आदिवासी के हाथ में, सिवनी में, सिर्फ उसके थैली मिल गई मटन की, गाय के मटन की, तो उसको मार दिया गया। वो गरीब आदिवासी आदमी जिसकी बकरे की मटन खाने की ताकत नहीं होगी, वो गाय का मटन खा लिया, उसको मरना पड़ा, उसको मार दिया गया। बजरंग दल के दो लोगों ने 2 आदिवासियों को मार दिया। ये अपने साथ हो रहा है। अरे गाय का मटन खाया तो तुमने मार दिए भाई, क्योंकि गाय हमारी मां है। मां के दूध का सौदा होता है क्या? बाजार होता है, उसका व्यापार होता है। दूध क्यों बेचते हो? और हमारे बिरसा मुंडा ने तो बोला था कि अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि वो उससे ज्यादा दूध देती है और वो भी पीते हैं हम। उसको क्यों नहीं मां बोलते आप? क्योंकि वो काली है। अबे मां तो मां है। मां का स्थान तो भगवान से बड़ा है आदिवासी संस्कृति में। ये बिरसा मुंडा की सोच थी, जिसको आप लोग याद कर रहे हो। बिरसा मुंडा मामूली चीज नहीं है। ये विचार कोई ऐसे चिल्लर विचार नहीं है। बिरसा मुंडा से गांधी जी ने प्रेरणा लिया। टाई कोट पहनता था गांधी जी। जब ब्रिटेन से भारत में आए थे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। वो अधिवेशन में ऐसी पेंडॉल था, बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी को लगा कि भैया ये कितने लोग हैं। गांधी जी ने एक आदिवासी से पूछा कि भैया ये कितने लोगों के नाम है? तो एक लमोटी वाला आदिवासी उठा और बोला, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। इसकी उम्र कितनी रही होगी? तो बोले 25 साल। तो 25 साल में ये पदवियां मिल गई उसको। तो उसने पूछा, गांधी जी ने पूछा कि ये चाहते क्या थे? तो उसने अपनी भाषा में जवाब दिया, मोड़ागास बोले इस माउस। इसका मतलब होता है हमारे गांव में हमारी सरकार। गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज। गांधी जी ने बोला इसी विचारों की और इसी सोच की तो जरूरत है भारत को। और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का तैयारी किया गांधी जी ने। टाई कोट उतारा, लंगोटी पहना आदिवासी जैसी, और भारत में गए। गांधी जी ने प्रेरणा लिया बिरसा मुंडा से। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि वो आदिवासी है।
उसके बारे में कोई नहीं सोचता। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिनको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बोलते हैं, वो बाबा साहब आंबेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पश्चिम बंगाल से लड़े और वहां पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत की, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिता के लाया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जीत के गए। उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर वो जीतते नहीं तो भारत का संविधान उनके हाथ में बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री समिति में नहीं बाचा। बाबा साहब ने बोला था गोदावरी के आंदोलन में कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित हूं। जिस बिरसा मुंडा से बाबा साहब प्रेरणा लेते हैं, जिस बिरसा मुंडा से गांधी प्रेरणा लेते हैं, इन दो लीडरों से बड़ा नेता है क्या कोई देश में? एक जिसने संविधान बनाया, एक जिसने आजादी दिलाया, ये दोनों ने प्रेरणा ली है बिरसा मुंडा से। क्या चीज होगी बिरसा मुंडा? हम डरते हैं खुद को आदिवासी बोलने से, हम डर रहे हैं करके वो हमको वनवासी बोल रहे हैं। आज वनवासी बोल रहे, कल स्वर्गवासी बोले, क्योंकि वो चाहते हैं भारत में आदिवासी नाम का व्यक्ति और आदिवासी संस्कृति दोनों खत्म हो जाए। आपको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारे नेता चुप है, कोई पार्टी नहीं बोल रही कि आपने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हलफनामा क्यों दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और जो भील वंश के लोग हैं उनकी जो भाषा है वो संस्कृत से जुड़ी है, इसलिए वो भी आदिवासी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, आपकी पूरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र है। अभी देखना यह है कि इस लड़ाई को जो लड़ेगा, इस लड़ाई को कौन किस तरीके से ईमानदारी से इसको सामाजिक तरीके से लड़ा जा सकता है, इस पर देखना है। इसके आंदोलन की पार्श्वभूमि तैयार करना है। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया था। जितने जयस के साथी है, सीमा ताई है, बाकी हमारे दोस्त लोग हैं, सब मैं तुम लोगों के हाथ पैर जोड़ के बोल रहा हूं, ये कार्यक्रम बंद करो और कैडर शुरू करो। बंद रूम में चलाओ, अंडरग्राउंड काम करो, क्योंकि हमारे समाज में जितने जल्दी संगठन बनता है उससे और कम समय में वो संगठन टूट भी जाता है। हर बंदा अपने आप को नेता समझने लगता है, उसको लगता है मैं आमदार बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं। सामाजिक मिशन मूवमेंट चलाना है तो ईमानदार सामाजिक सैनिक बनो। एक नेता बनाओगे तुम तो 5 साल साथ देगा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे, कैडर बनाओगे तो जिंदगी भर साथ देगा। ये काम करो, अपना कैडर तैयार करो, अपना मिशन तैयार करो। सब समाज का मिशन है इस देश में, आदिवासियों का कोई मिशन नहीं। अभी तैयारी हो रही है पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने की, उनको एक विचारों में बांधने की, एक विचारों का एक मिशन खड़ा करने की। आप लोग उसका हिस्सा बनो। अब समझो कि आपके सामने क्या है। आप अपना मिनिस्टर भी बनाओगे तो जीत नहीं सकोगे, आप अपनी लड़ाई जीत नहीं पाओगे। जब तक के समाज का आखिरी आदमी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक के समाज को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आज के दिन आप लोगों के साथ जाते जाते ये बात करने के लिए आया था। किसी दिन आप लोगों से मुलाकात होगी, मैं वो प्रोग्राम में जाना है, मेरे को माफ करना आप लोग, लेकिन ये प्रोग्राम वैसे चलने दो। अपने समाज के बुजुर्ग लोग भी है, कुछ कार्यकर्ता है हमारे बीच में। हमारे समाज, मैं नेता नहीं बोलता, हमारे समाज के बुजुर्ग है, क्योंकि ये सामाजिक पंचायत है। समाज में कोई नेता नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कोई ये नहीं, समाज के सामने सब समान। और वो हमारे बीच में आए, इस सादगी से बैठे हैं, उनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। ये सादगी होनी चाहिए समाज में, क्योंकि समाज सर्वश्रेष्ठ है। समाज है तो हम है, समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं। और यही फीलिंग्स, यही विचारधारा हमारे महापुरुषों की थी। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं, और मैं जो लोगों ने कार्यक्रम लिए, मैं उनको वादा करता हूं कि आप जब भी बुलाएंगे मैं प्रशिक्षण शिविरों के लिए आऊंगा। अच्छे लड़के तैयार करो, अच्छी लड़कियां तय करो,
उनका माइंड बनाओ, उनका ब्रेन बनाओ, उसके सिवा अपने सामने कोई पर्याय नहीं है। केवल भीड़ जमाने से भी काम नहीं चलेगा, आपकी सोच कैसी है ये मायना रखती है। जय बिरसा, जय आदिवासी। चेक करवा दो।